नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल SSA ऑनलाइन स्टडी पर। तो कैसे हो आप सभी दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आज इस क्लास में ग्रुप डी के हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये सभी क्वेश्चंस ग्रुप डी में आ चुके हैं। ये 2018 ग्रुप डी के क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के महानतम शासक थे? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है मेहरानगढ़, बहमनी, विजयनगर या काकतीय। तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। ये विजयनगर साम्राज्य के एक महान और प्रसिद्ध शासक थे। आइए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के बारे में थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। किन्होंने की थी? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने। कब की थी? तो 1336 ईस्वी में की थी। 1336 ईस्वी में की थी हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। इसकी राजधानी है आनेगोंडी। ये भी आप याद रखिएगा, इसकी जो राजधानी है वो है आपका आनेगोंडी, और ये तुंगभद्रा नदी के तट पर है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये तुंगभद्रा नदी के तट पर है। और विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो यह मध्यकालीन इतिहास का पहला हिंदू साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम आगे की ओर चलते हैं। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? ए पंजाब, बी बिहार, सी केरल या डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों कूका आंदोलन हुआ था आपका पंजाब में। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वे थे आपके भगत जवाहर मल। भगत जवाहर मल कूका आंदोलन के नेतृत्व करता थे। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना कौन सी ईस्वी शताब्दी में की थी? तो गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी 15वीं शताब्दी में। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने ही लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। लंगर प्रथा की शुरुआत की थी गुरु नानक देव जी ने, और ये ही आपके सिख संप्रदाय के संस्थापक भी कहलाते हैं। गुरु नानक देव जी ही सिख संप्रदाय के संस्थापक कहलाते हैं। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कालीबेन नदी के किनारे। कालीबेन नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आप इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीन भारत में किसके द्वारा मृच्छकटिकम नामक पुस्तक का संकलन किया गया? ए कल्हन, बी बाणभट्ट, सी विक्रमदेव या डी शूद्रक। तो मृच्छकटिकम नामक पुस्तक लिखा गया था शूद्रक के द्वारा। शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। इस मृच्छकटिकम पुस्तक में ऐसा क्या था, किसके बारे में वर्णन था? तो इसमें वर्णन था एक वेश्या और एक व्यापारी के प्रेम संबंध का वर्णन था। वेश्या और एक व्यापारी के प्रेम संबंध का वर्णन था। वेश्या को पहले क्या बोला जाता था? गणिका। तो बोल सकते हैं गणिका और व्यापारी के प्रेम संबंध का वर्णन था इस पुस्तक में। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित थे? ए गुलाम, बी खिलजी, सी लोदी या डी मुगल। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसी कारण से इसे गुलाम वंश का शासक बोला जाता है। इसी कारण से इसे गुलाम वंश का शासक कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और रजिया जो थी वो प्रथम महिला सुल्तान थी। ये प्रथम महिला शासक थी। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप याद रखिए, प्रथम महिला शासक थी दिल्ली सल्तनत की। तो आप इसे भी आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस मौर्य सम्राट द्वारा सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कौटिल्य या डी बिंदुसार। तो दोस्तों सांची स्तूप का निर्माण कराया गया था अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा सांची स्तूप का निर्माण कराया गया था। तो दोस्तों सांची स्तूप कहाँ है? तो ये रायसेन मध्य प्रदेश में है। रायसेन जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो ये रायसेन मध्य प्रदेश में है। और सांची स्तूप के बारे में और जानने योग्य क्या बात है कि यह विश्व धरोहर की सूची में यह शामिल है और यह एक लघु स्तंभ लेख है। और जो इसका विषय है वो प्रशासनिक है। जो इसका विषय है वो प्रशासनिक है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, विषय भी पूछा जाता है स्तंभ लेखों का। तो इसका विषय जो है वो है प्रशासनिक और यह रायसेन मध्य प्रदेश में है। और जबकि 3 लघु स्तंभ पाए गए थे, तो इनमें से एक है सांची स्तूप, दूसरा है सारनाथ और तीसरा है रुक्मिणदेई। तो सारनाथ है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है और रुक्मिणदेई लघु स्तंभ लेख ये है आपके नेपाल में है। तो आप इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। संगम काल के महाकाव्य शिल्पदिकारम और मणिमेखले किस भाषा में लिखे गए हैं? तो दोस्तों संगम काल में तमिल महाकाव्य लिखे गए थे, वो थे आपके शिल्पदिकारम और मणिमेखले। तो ये आपके तमिल भाषा में लिखे गए थे, तमिल भाषा में लिखे गए थे। इसके अलावा शिल्पदिकारम और मणिमेखले के अलावा 2 और महाकाव्य लिखे गए थे, वो कौन कौन से हैं? जीवक चिंतामणि और कुरल। तो ये 4 महाकाव्य है, आप इसको याद रखिए। शिल्पदिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि और कुरल ये संगम काल में लिखे गए थे। ठीक है दोस्तों, इतनी आपको बातें समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? बहिष्कार आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। तो दोस्तों अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे कहा गया महलवाड़ी, पटवारी, इक्तादारी, जमींदारी। तो इसका जवाब दीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इक्तादारी। इक्तादारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का कौन सी ईस्वी में गुजरात तक विस्तार किया था? 390 ईस्वी तक या 930 ईस्वी या 309 ईस्वी या 903 ईस्वी। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल था वो था आपका 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक था। 375 से 414 ईस्वी तक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, गुजरात तक विस्तार किया था तो 390 ईस्वी में किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किस सन में बनाया था? 1857 में, बी 1835 में या सी 1850 में या डी 1851 में। तो दोस्तों अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया था। और किसकी सिफारिश पर बनाया गया था? तो लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर बनाया गया था। लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर। और उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये उस समय के गवर्नर जनरल थे। और इनका जो शासनकाल था वो था आपका 1828 से 1835। दोस्तों हमें सभी गवर्नर जनरल का शासनकाल को याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया? तो राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किसने की? ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन कासिम, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा।
तो अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका कारण यह था कि उस समय मंगोलों का आक्रमण हो गया था। तो मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। इसके अलावा एक कारण यह था क्योंकि देवगिरी साम्राज्य के मध्य में स्थित था, इसी कारण से उन्होंने देवगिरी स्थानांतरित की और फिर देवगिरी का नाम ही उसने दौलताबाद रख दिया। ठीक है दोस्तों। और मोहम्मद बिन तुगलक को पागल शासक भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल शासक भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 1942, 1945, 1948, 1950। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था आपका 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और इस समय महात्मा गांधी जी ने एक नारा भी दिया था। महात्मा गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो। करो या मरो महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? ए त्रिशला, बी महामाया, सी कणिका या डी कौशल्या। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों महामाया। गौतम बुद्ध की माँ का नाम था महामाया। तो दोस्तों आइए गौतम बुद्ध की माता का नाम पता चल गया, उनके पिता के बारे में जान लेते हैं। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। इनके पुत्र का नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम था राहुल। और इनका गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, या मूल नाम बोल सकते हैं, वो था आपका सिद्धार्थ। तो दोस्तों हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। गौतम बुद्ध की माता का नाम, गौतम बुद्ध के पिता का नाम, पुत्र का नाम, वास्तविक नाम, पत्नी का नाम, ये सभी पूछा जाता है, तो इस कारण से इसको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। उसी प्रकार से महावीर स्वामी जी के भी पिता का नाम, माता का नाम, पुत्र का नाम, वास्तविक नाम और पत्नी का नाम, ये सभी चीज़ें भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो इस हिसाब से इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में आते हैं, तो आप प्लीज़ इसे अच्छे से देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? ए 1521, 1529 में, 1525 या 1527 में। तो दोस्तों खानवा का युद्ध है वो लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। किनके बीच लड़ा गया था खानवा का युद्ध? तो ये लड़ा गया था बाबर और किसके विरुद्ध लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच मध्य लड़ा गया था। तो इनमें विजय हुई थी, बाबर की विजय हुई थी। बाबर की विजय हुई थी। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, इसे संस्थापक हैं बाबर मुगल साम्राज्य के, ये पहले राजा थे। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? 1920 में, 1940 में, 1925 में या 1931 में? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 1931 में। 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्यों किया गया था? क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करने के कारण इनका समझौता हुआ। गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार हो गया, फलस्वरूप गांधी इरविन का समझौता हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपनिषदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो उपनिषदों में दोस्तों संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। संस्कृत भाषा का प्रयोग उपनिषदों में हुआ है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है दोस्तों। 108 उपनिषदों की कुल संख्या है, लेकिन प्रमाणिक है 13 को ही प्रमाणिक माना गया है। 13 प्रमाणिक है, 13 उपनिषद ही प्रमाणिक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमीर खुसरो किस मुगल सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे? ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी शाहजहां? तो दोस्तों अमीर खुसरो
अगर हम अमीर खुसरो की बात करें तो ये 7 शासकों के 7 शासकों के शासनकाल में कवि थे। केवल एक ही शासक के शासनकाल में कवि नहीं थे, ये 7 शासकों के शासनकाल में कवि थे। तो फिलहाल तो सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन ये जो 7 शासकों में से ये एक हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो ये बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक जितने भी जितने भी शासक हैं उन सभी के शासनकाल में अमीर खुसरो कवि थे। तो ये 3 वंश, तो बोल सकते हैं कि ये 3 वंशों के ये दरबारी कवि थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। तो दोस्तों ये 3 वंश के दरबारी कवि थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। और इन 3 वंशों में 7 मुगल सम्राटों के दरबारी कवि थे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और अगर हम अमीर खुसरो की बात करें तो ये तबला के आविष्कारक हैं। ये तबला के आविष्कारक हैं और ये खड़ी बोली के जन्मदाता है, खड़ी बोली के भी ये जन्मदाता है। तो आप इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 1014, 1028, 1020 या 1035? तो दोस्तों ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है दोस्तों। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। टोटल 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। उनमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और इनमें 10 मंडल है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। 10 मंडल है, 1028 मंत्र है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, लाला लाजपत राय, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों पंजाब केसरी के रूप में लाला लाजपत राय को जाना जाता था। पंजाब केसरी के रूप में लाला लाजपत राय को जाना जाता था। ये एक गरम दल के नेता थे, ये गरम दल के नेता थे। और इनकी मृत्यु हुई थी 1928 में। कैसे हुई थी मृत्यु इनकी? साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस की लाठी से इनकी लाहौर में हो गई थी। ठीक है दोस्तों, साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस की लाठी खाकर सिर पर इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके अलावा और क्या जान सकते हैं लाला लाजपत राय जी के बारे में? इनकी एक पुस्तक थी, इनकी एक फेमस बुक थी अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। तो आप इसको भी याद रखिए, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व के जीवन का वर्णन मिलता है? भगवान विष्णु, महावीर, भगवान कृष्ण या बुद्ध? तो दोस्तों जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व के जीवन का वर्णन मिलता है। तो आइए दोस्तों थोड़ी बहुत चीज़ें जान लेते हैं जातक कथाओं के बारे में। तो दोस्तों बौद्ध साहित्य को पीटक साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध साहित्य को पीटक साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। उसके 3 भाग है, इसके 3 भाग है, इस साहित्य के 3 भाग है, सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक। इसके 3 भाग हैं। इनमें से सूत पीटक सबसे इम्पोर्टेंट है। और सूत पीटक के भी 5 निकाय हैं, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और अगुंतर निकाय और खुद्दक निकाय। तो इसके 5 निकाय हैं दोस्तों। तो उनमें से एक है खुद्दक निकाय, अभी हमने जिनकी बात की खुद्दक निकाय। तो खुद्दक निकाय में ही जातक कथाओं का वर्णन है। तो जातक कथाएं खुद्दक निकाय से संबंधित है। तो आप इसको याद रखिए, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये खुद्दक निकाय से संबंधित है जातक कथाएं। तो ये यहीं से संबंधित है दोस्तों। तो इसी में आपके बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व के जीवन का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी।
तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, फिरोज खान ने, लियाकत अली खान ने, या चौधरी रहमत अली ने? तो दोस्तों पाकिस्तान नाम गढ़ा था चौधरी रहमत अली ने। कब गढ़ा था दोस्तों? 1933 में। 1933 में पाकिस्तान नाम रखा गया था। और इसके अलावा चौधरी रहमत अली ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ये छात्र थे। तो आप इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। वह उस स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है? तो दोस्तों सारनाथ, सांची, बोधगया या कुशीनारा? तो दोस्तों देख लेते हैं सारनाथ में प्रथम उपदेश जो दिया गया था भगवान बुद्ध जी के द्वारा, तो सारनाथ तो भगवान बुद्ध जी के जीवन से संबंधित है सारनाथ स्थल, तो ये प्रथम उपदेश दिया गया था, तो ये तो भगवान बुद्ध जी से संबंधित था। बोधगया को देख लेते हैं। बोधगया तपोस्थल था। बोधगया मतलब यहीं तप करते थे पीपल वृक्ष के नीचे, बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे। और कुशीनारा निर्वाण स्थल था, यानी कि निर्वाण की प्राप्ति कुशीनारा में प्राप्त हुई। तो दोस्तों ये तो तीनों जगह सारनाथ, बोधगया और कुशीनारा तो भगवान बुद्ध जी से संबंधित था, तो सांची जो है वो संबंधित नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सी घटना संबंधित नहीं है, तो सांची ये किससे संबंधित है? तो अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, ये सम्राट अशोक जी से संबंधित है। सम्राट अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था, रायसेन में स्थित है, मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में हुणों द्वारा प्रथम बार आक्रमण किया गया? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त या विष्णुगुप्त? तो दोस्तों कुमारगुप्त के शासनकाल में हुणों द्वारा प्रथम बार आक्रमण किया गया था, जबकि हुणों को पराजित कर उसे निष्कासित किसने किया था? तो स्कंदगुप्त ने। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हुणों द्वारा प्रथम बार आक्रमण किया गया था कुमारगुप्त के शासनकाल में, तो ये आपका ए सही आंसर हो जाएगा। लेकिन हुणों को पराजित किसने किया था? तो स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया और निष्कासित किया। ठीक है, तो आप इस दो फैक्ट को आप याद रखिएगा। आइए कुमारगुप्त के बारे में और चीज़ें जान लेते हैं। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया था, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नालंदा विश्वविद्यालय के ये संस्थापक थे और ये बौद्ध धर्म के अध्ययन का महान केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के अध्ययन का महान केंद्र था और ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। लाल, बाल और पाल में से कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो दोस्तों लाल किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, और पाल यानी कि विपिन चंद्र पाल। तो इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कब थे? तो ये 1920 में थे, कलकत्ता के अधिवेशन में, कलकत्ता में के अधिवेशन में ये हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न वर्ष 2018 ग्रुप डी के हैं, तो आप बिल्कुल ही से ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हम यहीं पे विदा लेते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।